गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका चैनल पे। और आज है 12th जून और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे हम लोग। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या है? सबसे पहला टॉपिक है फाल्कन 9। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि फाल्कन 9 क्या है? ठीक है, वहाँ पे लिख देगा बिटकॉइन है या एआई टूल्स है या रॉकेट है या विस्फोटक है। तो आपको बता दें फाल्कन 9 क्या है? फाल्कन 9 रॉकेट है। ठीक है, आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछेगा। अभी न्यूज में क्यों आ गया रॉकेट फाल्कन 9? यहाँ पे जो अमेरिका जो कंपनी है स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क, है ना? तो उन्हीं की कंपनी जो है ने कहा है कि जो रॉकेट है फाल्कन 9 उसमें कुछ लीकेज प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको हमें ठीक करना होगा। इस कारण से जो एक्सीओम 4 मिशन है ना, एक्सीओम, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सीओम जो मिशन है। ये मिशन पता है ना कौन सा मिशन है? ये हमारे भारतीय, क्या नाम है उनका, शुभांशु शुक्ला, जाने वाले थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, एक्सोम मिशन। ठीक है, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। शुभांशु शुक्ला न्यूज में क्यों है? क्या वो सोशल वर्कर है? क्या वो क्लाइमेट कार्यकर्ता है? क्या वो जज है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? देखिए, अमेरिका और चीन में ट्रेड वार देखने को मिल रहा था। ठीक, तो आपने देखा कि अमेरिका ने जब जो अपना टैरिफ को बढ़ाया, तो फिर चाइना ने भी पलटवार किया, उसने भी टैरिफ बढ़ा दिया। तो इससे ट्रेड वार की स्थिति देखने को मिला। उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसको तो हम लोग देखे ही थे। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट ये है कि वहाँ पे जो है वस्तुएं महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मंदी की जो यहाँ पे सिचुएशन बन सकता है। ये सब कुछ हम लोग देखे थे। लेकिन यहाँ पे जो 2-3 फैक्ट है उसको याद रखिएगा। एग्जाम में स्टेटमेंट बना के इकोनॉमिक्स में आपसे पूछेगा। बोलेगा दुनिया का सबसे बड़ा 2 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था वाला देश कौन-सा है? तो टॉप में यूएसए आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे इकोनॉमी सबसे बड़ी है, सेकंड नंबर पे चाइना आ जाएगा, थर्ड नंबर पे जर्मनी आ जाएगा एंड फोर्थ नंबर पे अपना भारत आएगा। चारों फैक्ट को याद रखिएगा। यहाँ पे ये फैक्ट मेंशन किया गया है और ये एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। अभी जो ट्रेड वॉर चल रहा था इन दोनों के बीच में, तो दोनों में बातचीत के ज़रिए मुद्दे को सॉल्व किया जा रहा है। अभी आप देखोगे ना, चाइना वाला बोल रहा है अमेरिका को, ठीक है, हम लोग एक समझौता करते हैं मिनरल्स को लेकर, ठीक है? दुर्लभ जो मिनरल्स होता है ना, को लेकर यहाँ पे बातचीत किया गया है। अभी आप देखोगे आगे क्या, यहाँ पे देखिए, दुर्लभ खनिज, ये जो है ना चाइना सप्लाई करेगा अमेरिका को और अमेरिका क्या करेगा? जो चीनी जो छात्र हैं, उनको यहाँ पढ़ने का, यहाँ रहने का सुविधा दिया जाएगा। आगे हम लोग और भी देखेंगे कि दुर्लभ खनिज में कौन-कौन सा वस्तुएँ शामिल है, क्योंकि यूपीएससी में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे देखेंगे हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे यूपीएससी मेंस का जो 70 हुआ था, या आप यूपी पीसीएस का देख लीजिएगा, अभी एग्जाम होने वाला है ना यूपी पीसीएस 2025 का मेंस होने वाला है, ठीक है? और 70 यूपीएससी 70 में तो एआई को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया। अभी यूपी पीसीएस 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, वहाँ पे एआई को लेकर क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएँगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत में एआई का क्या संभावना है? क्या भारत में एआई की कोई स्कोप है? क्या यहाँ पे फलने-फूलने की कोई चांसेस है? आपका जवाब क्या हो जाएगा? हाँ। कैसे? क्योंकि अभी आप देखोगे ना, तो अभी एक रिपोर्ट आया है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका मार्केट लगभग 17 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। कितना? 17 अरब डॉलर। कब? 2027 तक। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी आप देखोगे ना, तो बिहार में, माफ़ कीजिएगा, भारत में जो प्रोफ़ेशनल है, एआई प्रोफ़ेशनल है, उसकी संख्या लगभग 6 लाख के आस-पास है। ये हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे लगभग 70 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अभी आप देखोगे ना, 2000 से अधिक भारत में स्टार्टअप है। इन तमाम आंकड़ों के आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत जो है ना 2027 तक 17 अरब डॉलर का मार्केट हो जाएगा। ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। साथ ही आपको बता दें, इसका यूज़ कहाँ-कहाँ पे हो रहा है और भारत सरकार ने तो एआई के लिए क्या-क्या काम किया है, तो अभी 45 नए डेटा सेंटर का स्थापना बनाने की योजना पे बात चल रहा है। ये हो गया। फिर भारत ने इंडिया एआई पहल को लॉन्च किया है, ये कदम उठाया गया है। यहाँ पे 10,000 करोड़ फंड का, है ना, यहाँ पे प्रावधान किया गया है।
ताकि एआई को यहाँ पे बढ़ाया जा सके। अब हम लोग देखेंगे एआई को लोग जो है ना अल्टरनेटिव यूज़ के तौर पर किया जाता था, मतलब वैकल्पिक तौर पे। लेकिन अब ये वैकल्पिक नहीं है, बल्कि ये अनिवार्य हो गया है। ओके, वो कैसे? अभी आप देखोगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आर्टिफ़िशियल का यूज़ किन-किन सेक्टर में हो रहा है? उस पे चर्चा करें। तो आपको चर्चा करना होगा ना, किन-किन सेक्टर में हो रहा है? तभी आप देखो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी में, कृषि में, यातायात में, फ्रॉड मैनेजमेंट है, भीड़ प्रबंधन है, उसमें, शिक्षा में, प्रशासन में, चिकित्सा में, मानसिक स्वास्थ्य में, विपणन में, इन तमाम क्षेत्रों में एआई का यूज़ हो रहा है। जैसे आपने देखा अ, भीड़ प्रबंधन में, तो भीड़ प्रबंधन में कैसा हो रहा है? तभी आपने देखा कि बैंगलोर में रॉयल चैलेंजर जो टीम जीती वहाँ पे और लोग जश्न मनाने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए। अगर वहाँ पे प्रशासन मुस्तैद रहती, वहाँ पे निगरानी रखती, सुरक्षा के तमाम मैनेजमेंट करते, तो वहाँ पे ये हादसा नहीं होता, 11 लोगों का मृत्यु नहीं होता, जो लोग घायल है ना, वो नहीं होता। तो वहाँ पे अगर ड्रोन के माध्यम से या एआई जो है ना, ड्रोन में एआई लगा के हम लोग वहाँ पे सर्वे करते, मतलब निगरानी करते और देखते कि वहाँ पे भीड़ हो रहा है, तो वहाँ पे उस भीड़ को शांत करने के लिए या भीड़ को हटाने के लिए प्रशासन वहाँ पे मुस्तैद रहती, ये यूज़ कर सकते थे एआई का। अब आप देखो एग्रीकल्चर में कैसे होगा, एग्रीकल्चर में जैसे मिट्टी का हमको विश्लेषण करना है, उसके डेटा निकालने हैं, तो हम लोग उसका डेटा निकालेंगे एआई के माध्यम से। उसमें कितना ह्यूमिडिटी है, उसमें कितना पीएच मान है, ये सारा जो कैलकुलेशन जो है ना एआई के माध्यम से निकल जाएगा और उसी के आधार पे हम लोग ये निर्णय ले सकते हैं, कौन से फसल को बोना चाहिए और कौन-सा नहीं। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि एआई का इस्तेमाल करके गन्ने के प्रोडक्शन और उसमें पानी का यूज़ होता है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। आगे एक आर्टिकल में ये चीज़ है। लेकिन एआई को लेकर भी कुछ चिंताएँ हैं। चिंताएँ मतलब चुनौती क्या है? इससे डेटा प्राइवेसी का खतरा हो जा रहा है, मतलब डेटा चोरी होने का। साथ ही एआई का डर क्या है? लोगों को डर है कि हमारा जॉब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जो लोग स्किल होते जा रहे हैं ना, उ उनको नया जॉब मिल रहा है। मतलब जॉब का नेचर चेंज हो रहा है, बल्कि जॉब खतरा नहीं हो रहा है। तो याद रखेंगे। प्राइवेसी के बारे में हम लोग बात कर दिए। एआई से हमारे रचनात्मक चीज़ों होता है ना, रचनात्मक सोचने का, उसको प्रभावित कर रहा है। ठीक है? और एआई के माध्यम से आपने डीप फेक देखा, आपने आपने डिजिटल अरेस्ट वर्ड सुना ही होगा, है ना? तो इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रहे हैं, ट्रोलिंग हो रहे हैं, ये सब जो है एआई के आने से एक जो है आपने चुनौती बना हुआ है। तो हमें जो है ना सोच समझ कर, अलर्ट होकर इन चीज़ों का यूज़ करना है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग। अभी जो है ना, अभी एक न्यूज़ क्या आया कि जो एसी हम लोग यूज़ करते हैं घर पे, उसका मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री और मैक्सिमम 28 तक के बीच में हम लोग को एसी का टेम्परेचर को मेंटेन करना है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हेल्प करेगा। साथ ही जो हमारा लक्ष्य है 2070 तक, क्या कि ग्लोबल जो उत्सर्जन है हमारा, उत्सर्जन, उसको कम करने में हेल्प मिलेगा। साथ ही आपको बता दें, इससे हमारा बिजली जो है ना, बचत होगा, ठीक है? साथ ही जो हमारी संसाधन है, की बचत होगा और ये पर्यावरण के लिए काफ़ी बढ़िया होगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस कदम का ये इम्पैक्ट होगा। अगर अगर देख लीजिए, पहले क्या था ना, 16 डिग्री पर भी लोग एसी को चलाते थे। तो इससे क्या होता था? स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, स्किन संबंधी बीमारी हो जाता था। लोगों की एफिशिएंसी घट जाती थी और बॉडी में पेन होने लगता था। ये सब चीज़ देखने को मिलता था और हमारा पर्यावरण के लिए भी नुकसान था, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज़ होता है ना? तो इससे हमें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट था। लेकिन अगर हम लोग इस नियम को लागू करते हैं, तो हमारे पर्यावरण के लिए हमारे जो लक्ष्य है, एसडीजी जो गोल है, ठीक है? उसको प्राप्त करने में, जो हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता है, उसको हासिल करने में और तमाम चीज़ों को हासिल करने में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं इसमें क्वेश्चन फ्रेम करेगा आपसे। देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल जो है ना, हायर एजुकेशन के बारे में बात किया गया है, कि जब रिफॉर्म हुआ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इसका इम्पैक्ट हमारे हायर एजुकेशन पे क्या पड़ा? पूरा का पूरा आर्टिकल इसी पे केंद्रित है। और आपसे मेंस में यही पूछेगा, कि तमाम सुधारों के बावजूद हमारे देश की जो हायर एजुकेशन का जो व्यवस्था है, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे वजह क्या है ना, एलपीजी रिफॉर्म तो हुआ, लेकिन उसके बाद पॉपुलेशन भी हमारा बढ़ने लगा। तो पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन वो पॉपुलेशन का जो डिमांड है, उसको फुलफिल करने में हमारी जो यूनिवर्सिटी है ना, वो
कामयाब नहीं हो सकी। तो पहला एक वजह ये है, दूसरा वजह क्या है कि जो नियम कायदे हैं, जो संस्थाएँ इसको कंट्रोल करती है, नियम बनाती बनाती है, तो उस नियमों को सही से पालन नहीं किया जा रहा है। लोग जो है ना हायर एजुकेशन को बाज़ारवाद या उसको बिज़नेस बना के रख दिए हैं। आप देखोगे ना बीटेक कॉलेज एमबीए कॉलेज आपके घर के आस-पास ही देखने को मिल जाएगा। वो संस्थाएँ क्या करती है, आपसे पैसा लेती है, ठीक है? और आपको डिग्री प्रदान करती है। अगर अगर हम लोग देखें स्किल की बात जैसे कि बीटेक की डिग्री भी आपको जो है ना आपके घर के आस-पास इंस्टीट्यूशन में मिल जा सकता है। लेकिन वहाँ पे स्किल की अगर बात करें, क्या इंस्टीट्यूशन वो स्किल प्रदान करती है? नहीं। क्या वो व्यावहारिक जो नॉलेज होता है वो प्रदान कर पाती है? नहीं होती है। तो ऐसे में डिग्री धारक तो बन जाते हैं, लेकिन जब आती है कॉम्पिटिशन की, जब आती है आपको जॉब को लेकर, तो आपको कंपनी हायर क्यों करेगी? क्योंकि आपके अंदर वो स्किल ही नहीं है। तो हमारा हायर एजुकेशन कैसे बूस्ट करेगा? पूरा का पूरा आर्टिकल इसी पे केंद्रित है, आपको पढ़ना चाहिए ये वाला। ओके? जब ऐसे पेपर होगा या मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे अमेरिका और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ था। अभी बताया था हम लोग दुर्लभ खनिज को लेकर। तो रेयर मिनरल्स भी बोलते हैं। दुर्लभ खनिज में कौन-कौन सा आता है? देखिए यहाँ पे टाइटेनियम, ठीक है? उसके बाद क्या आता है? लिथियम, उसके बाद क्या आता है? बेरिलियम और उसके बाद आता है मैग्नीशियम। बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो प्रमुख है टाइटेनियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। इसमें से बोलेगा कौन-सा रेयर मिनरल्स के अंतर्गत नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये इसी में क्वेश्चन को फ्रेम किए जा चुके हैं। और आपको बता दें जैसे चाइना है ये, ठीक है? इसका वेस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ पे एक प्रांत है जिसका नाम है ज़िजियांग। क्या नाम है उसका? ज़ियांग, ठीक है? तो यहीं पर जो है ना रेयर मिनरल्स देखने को मिलता है और कई देशों को ये सप्लाई भी करता है चाइना, ठीक है? जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है? उसमें अ, जो आपका वो है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है, चिप वगैरह बनता है, वो आपका सेमीकंडक्टर का ही बनता है और सेमीकंडक्टर में ये तमाम जो है ना मिनरल्स का यूज़ होता है। इसलिए चाइना जो है ना, आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जो सेक्टर है, उसमें काफ़ी आगे है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक जो शब्द है उइगर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। उइगर एक जो है ना, एक मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कि चाइना में रहता है और इसका अगर आप देखोगे मूल, ये अल्पसंख्यक जो है ना, चाइना में है ये, ठीक है? और इनका संबंध जो है ना, तुर्की जो स्टेट है ना देश है ना, उससे जुड़ा हुआ है। तो उइगर मुस्लिम न्यूज़ में क्यों रहता है? क्योंकि चाइना जो है ना, इससे जबरन कि आप देखोगे यहाँ पे इनके ह्यूमन राइट का वायलेशन करते रहता है। अभी जो झिंजियांग जो प्रांत है, वहाँ पे जो माइनिंग का काम करते हैं, यही उइगर मुस्लिम के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो संस्थाएँ हैं, वो आरोप लगाती है कि उइगर मुस्लिम का जो मानवाधिकार है, उसका हनन होता है। ज़बरदस्ती उसको जबरन ये काम करवाता है कि माइनिंग तुम्हीं को करना है, ऐसा-वैसा करके यहाँ पे आरोप लगाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। अब बात करेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यूज़ करके गन्ना का उत्पादन को हम लोग 30% कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, अगर एआई का यूज़ करेंगे हम लोग, तो जो गन्ना का प्रोडक्शन होता है पर हेक्टेयर, 30% का हम लोग इज़ाफ़ा कर सकते हैं। दूसरा, जो सिंचाई के लिए हमको वाटर चाहिए, पानी का जो ज़रूरत होता है, उसमें हम 50% का यहाँ पे कमी कर सकते हैं, ड्रिप सिंचाई के ड्रिप सिंचाई के माध्यम से। पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, तो हमें जो क्लाइमेट चाहिए, उस क्लाइमेट का आकलन हम एआई डाटा से कर सकते हैं। क्लियर है? फैक्ट को आप याद रखिएगा। और गन्ना की खेती के लिए ना माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी दिनों से यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम याद रखिएगा, पीआर गवई। ये दूसरे जो है ना एसटी कम्युनिटी के बिलॉन्ग करते हैं। मतलब ये एसटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। इन्होंने एक जो है ना व्याख्या दिया। अभी ये एक यूनिवर्सिटी था, क्या नाम है उसका? ऑक्सफोर्ड करके। तो वहाँ पे इन्होंने एक संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हमारा जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बस एक नाम का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक सोशल कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब ये सख्त करता है, ये एम्पावर करता है शक्तियों को संतुलन करने में। किसको? शक्ति को संतुलन करने में और समाज को सशक्त करने में कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण यहाँ पे यूज़ है। जैसे कि इन्होंने कहा, सत्ता को पुनः संतुलित करने में कोई भी सत्ता जैसे कि लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, ये अपने कार्यक्षेत्र से आगे बढ़ के, ठीक है, दूसरे के राइट को वायलेट ना करें, इसकी संतुलन स्थापित करता है और सम्मान बहाल करता है। इन्होंने एग्जाम्पल अपना खुद दिया कि हम जो है ना
इसी समाज से बिलॉन्ग करते थे, जहाँ पे एक समाज को छुआ-छूत कहा जाता था, ठीक है? उनको जो है ना, अपने लिए निर्णय लेने का अधिकार नहीं हुआ करता था। उनको एजुकेशन का कोई राइट नहीं था। उनकी अ, जो ह्यूमन राइट था, उसके बारे में कोई बात नहीं करता था। लेकिन मैं उन्हीं कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये पावर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, सभी को इक्वल नज़र से देखता है। ओके? तो ये चीज़ है। जब आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रासंगिकता क्या है? तो यहाँ पे आप इसका बताओगे, शक्ति को संतुलन करने में, सम्मान को बहाल करने में, ठीक है? फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने में, साथ ही जो शक्तियों का सेपरेशन है, उसको बैलेंस करने में यहाँ पे यूज़ होगा। रिलेवेंस में आपको ये फैक्ट को लिखना होगा, इस पॉइंट को। यहाँ से मेंस का क्वेश्चन आएगा और अभी जो है ना, तो मेंस का टॉपिक हम बनाएँगे और इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे अपने पेड ग्रुप में, ठीक है? तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हो वहाँ पे। आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। आज का मैप में हम लोग देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या देखेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारा ग्लोब है। ये इक्वेटर होता है। ऊपर वाले लाइन को 23 एंड हाफ डिग्री को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? 23 एंड हाफ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन-कौन सा कंट्री पास करता है ना, ये लोग क्वेश्चन आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जा चुके हैं। देखिए, ताइवान पास करता है, म्यांमार करता है, चाइना करता है, इंडिया करता है, बांग्लादेश करता है। हमने इस कंट्री को क्यों लिया? क्योंकि म्यांमार अभी न्यूज़ में चल रहा है, रोहिंग्या को लेकर सबसे ज़्यादा अफ़ीम का प्रोडक्शन म्यांमार में है। साथ ही आपको बता दें, बांग्लादेश न्यूज़ चल रहा था, भारत के साथ टेंशन भी चल रहा था इसका। चाइना के साथ आपको पता है ना, भारत और चाइना के बीच में हमेशा डिस्प्यूट रहता ही है, बॉर्डर को लेकर। और इंडिया, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान, आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा, तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। देखिए, यूएई और सऊदी अरबिया दोनों से पास करता है, ओमान से भी पास करता है, इजिप्ट से भी पास करता है, लीबिया से पास करता है, अल्जीरिया से पास पास करता है, वेस्टर्न सहारा से करता है और मॉरिटानिया से पास करता है, माली से, नाइजर से और मेक्सिको से। अभी मेक्सिको न्यूज़ में चल रहा है, और बहामास से, ठीक है। ये कंट्री को ना बार-बार अगर 5-6 बार देख लीजिएगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके छूटेंगे नहीं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को एक क्वेश्चन पूछता है, और ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कालाहारी डेजर्ट के बारे में पूछा जा चुका है, फिर यहाँ पे साहेल क्षेत्र के बारे में पूछा जा चुका है, और एटलस माउंटेन के बारे में पूछा जा चुका है। रशिया यूक्रेन का जो बाउंड्री किन-किन देश के साथ सीमा साझा होता है, बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ब्लैक सी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ब्लैक सी जो है ना, किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? यूक्रेन, रसिया और रोमानिया। ये इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इज़राइल इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, सीरिया, लेबनान के साथ बाउंड्री साझा करता है। अफ़गानिस्तान जो है ना, किन-किन देश के साथ? चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ और तजाकिस्तान के साथ करता है, और इंडिया के साथ भी। कुल 7 कंट्री है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, घास के बारे में पूछता है, मेजर ग्रासलैंड। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, साउथ अमेरिका में जो है ना, कैंपोस, पम्पास और लानोस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अफ्रीका में आप देख लीजिए, यहाँ पे अफ्रीकन सवाना और वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स हो गया, और न्यूजीलैंड में क्या हो गया? कैंटरबरी, ठीक है। यहाँ पे हो गया स्टेपीज, यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। गुस्ताज जो है ना, आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, और पिरियारिस जो है ना, ये आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो ट्रॉपिकल कौन-सा है? तो ट्रॉपिकल में हो जाएगा आपका सवाना ट्रॉपिकल है, फिर ऑस्ट्रेलियन सवाना तो हो गया। थर्ड में आप कंपास कह सकते हो, जो है ना आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जो ग्रीन वाला है। और याद रखिएगा, ट्रॉपिकल में क्या हो गया? कंपास, अफ्रीकन सवाना और ऑस्ट्रेलियन सवाना, ये तीनों जो है ना आपका, और क्या होगा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये वाला, करंट, जो धारा बोलते हैं ना, उनको सा ठंडा वाला याद रखिएगा। ग्रीनलैंड क्या है? कोल्ड वाटर हो गया। लेब्राडोर कोल्ड वाटर हो गया, कैलिफोर्निया कोल्ड वाटर हो गया, और कैनारी कोल्ड वाटर हो गया, और ओयासो या क्यूरेल आपका कोल्ड वाटर हो गया। ये 5 का नाम याद रखिएगा, बिहार में पूछता है ये वाला क्वेश्चन। कैलिफोर्निया अभी 71 होने वाला है बीपीएससी, इस तरह के क्वेश्चन देखे जाएँगे। कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, कैनारी और ओयासो। आप यहाँ पे याद रखिएगा, और भी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और और बेंगोआला, ठीक है, पेरू, ये चीज़ आप देखोगे। पेरू हो गया,
बेंगोला हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनारी, द ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, द कैलिफोर्निया, इधर ओसो। आज ठंडा देख लीजिए, कल हम लोग गरम देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जा चुके हैं। ये साउथ वाला पहाड़ है ना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। नीलगिरी, टोडबेटा, अनाईमुडी और कार्डमम। तो ये क्या है? क्या है ये क्या है? हाँ, माउंटेन के बारे में देखिए, रॉकी माउंटेन के बारे में पूछता है, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है। एंडीज माउंटेन के बारे में पूछेगा, तो ये साउथ अमेरिका में है, 2 हो गया। हिमालय कहाँ है? एशिया में, अपने भारत के पास देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हाँ, ये तीनों को याद रखिएगा। सबसे लंबा श्रृंखला पूछेगा ना कौन है? एंडीज हो जाएगा। और ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन जा चुके हैं। इंडस का ट्रिब्यूटरी भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जा चुके हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ चलता है, कि मेघालय भी चल रहा है न्यूज़ में, मेघालय, वो मर्डर केस को लेकर। बाउंड्री देख लीजिएगा, असम के साथ बाउंड्री साझा करता है, क्या है? हाँ, ये हमारा पेड ग्रुप है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का, करंट अफेयर के क्वेश्चन जो जनसत्ता हमने न्यूज़पेपर कवर किया, आज के टॉपिक में रहेगा केसरिया को लेकर। कल भी मैंने कवर किया था, कल मेरा 12 क्लास जो वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, 12 पीडीएफ को सेंड कर दिया गया है, ठीक है? जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे इस प्रोसेस के माध्यम से सकते हैं, ओके? और ये उन वर्गों को फ़ायदा होगा, जो लोग वन डे एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करते हैं, वो जो बार-बार मेंस दे रहे हैं लेकिन वो फाइनल नहीं कर पा रहे, उनको हेल्प करेगा। जो लोग कामकाजी लोग हैं, जिनके पास समय बहुत कम होता है, उनको मेंस में बहुत हेल्प करेगा वहाँ पे, ठीक है? आपके नंबर को बूस्ट करने में। साथ ही वहाँ पे प्रीलिम्स के भी वहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड किए जाएँगे, कि आपके कट ऑफ पार करने में काफ़ी हेल्प करेगा, ओके? यहाँ पे क्या-क्या सब्जेक्ट कवर किया जाएगा? पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल। फिर यहाँ पे साइंस एंड टेक, बिहार स्पेशल, ये तमाम जो है ना, जुड़े हुए टॉपिक से प्रश्न आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, पीडीएफ प्रदान किया जाएगा, ठीक है? तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, और हाँ, अपना फीडबैक दीजिएगा, कैसा लग रहा है आपको?